हेलो एवरीवन। सिरसा ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करवाने जा रहा हूँ। क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर में करवा रहा हूँ, उनके सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, जिसके अंदर हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट है सेट, और आज उसी के बारे में हम सारी बात करेंगे। इस चैप्टर को करवाने से पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके अंदर क्या कुछ है, और सेट की जो स्टार्टिंग है वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सेट जो है वो है क्या चीज़, सबसे पहले पता होनी चाहिए कि मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे डेवलप किसने किया। सेट जो है कहीं ना कहीं जो एक कंसेप्ट है, एक फंडामेंटल पार्ट है प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स का। और जो कंसेप्ट है इसका वो लगभग मैथमेटिक्स की हर एक ब्रांच में यूज़ किया जाता है। सेट जो है जैसे रिलेशन एंड फंक्शन के कंसेप्ट को भी डिफाइन हम करते हैं, और इसके साथ साथ सेट की नॉलेज हमें ज्योग्राफी, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी इसमें स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है। जो थ्योरी ऑफ सेट है वो डेवलप किसने की थी, एक मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन, जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर उनका नाम था। जॉर्ज कैंटर जो थे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सेट, थ्योरी ऑफ सेट डेवलप की थी। सेट के बारे में उन्होंने सारी बातें बताई थी, डेवलपमेंट जो है उन्होंने ही करी थी। अब उसके बारे में आगे अगर हम फर्दर बात करें, सेट होता क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन। सेट जो है ओपनली क्या होगा, सेट की डेफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जो पढ़ते हैं इसको, वो क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, इज कॉल्ड सेट। सेट को हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया करेंगे। ठीक है। मान लो जो भी हम लेकर चलेंगे, जो भी हम एग्जांपल लेकर चलेंगे, ध्यान रखें उनको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इन कर्ली ब्रैकेट में शो किया करेंगे। जैसे सपोज अगर आपके सामने कोई कहे कि ओड नेचुरल नंबर बताओ और लेस देन 10 बताओ, तो वो सेट जब हम डिफाइन करें, ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 लेस देन 10 बताने, तो ये एक ऑब्जेक्ट, ये कलेक्शन तैयार हुआ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, तो इसको सेट कहते हैं। और सेट की प्रेजेंटेशन में उसको डिफाइन भी करने का हमें पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल लें, क्या वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप क्या कह सकते हो, ए, ई, आई, ओ, यू, इसका हम एक सेट तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। और कोई प्राइम फैक्टर किसी भी नंबर्स के, ठीक है, सोल्यूशन किसी भी इक्वेशन के, जैसे अब पूछा जाए एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, इसके जीरोस बताओ या इसके सोल्यूशंस बताओ क्या होंगे, तो आपको पता है इसके सोल्यूशंस क्या होंगे, 2 और 1 होंगे। ठीक है। तो इसके सोल्यूशंस जो है हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जो किसको डिफाइन करेंगे, सेट को डिफाइन करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए ये तो मैंने बात की कौन से, फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम इनके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। कुछ सेट ऐसे होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं सेट। जैसे सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। नेचुरल नंबर का जो सेट है
वो क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, जिसको हम कैसे लिखे, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। ऐसे ही सेट ऑफ whole numbers, set of integers, set of rational numbers, set of real numbers, set of positive integers। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सेट हैं, लेकिन ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं, सेट है क्या, ये सेट इज ए well defined collection of objects। डिफाइन भी होने चाहिए, ध्यान रखें, well defined collection of objects। ठीक है जी, कलेक्शन हो, वेल डिफाइन हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। डिफाइन होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वो किस टाइप के हैं। ठीक है जी, अब इसमें डिफाइन होने का मतलब क्या है, डिफाइन होने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेकर चलूँ, अगर मैं ये कहूँ कि द कलेक्शन ऑफ, ध्यान से समझिएगा जो मैं अब बात कहने जा रहा हूँ, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये नहीं पता कि भाई कौन पर्सन टैलेंटेड होगा, कौन टैलेंटेड नहीं है, तो हम उसका कलेक्शन हम तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि टैलेंट जो है हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे कि वो किस टाइप का टैलेंट है। जैसे कि एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब मोस्ट डेंजरस एलिमेंट का भी नहीं पता। ठीक है, किसी पर्सन को अगर चूहे से डर लगता है तो उसके लिए तो वही सबसे मोस्ट डेंजरस है। अगर किसी को छिपकली से डर लगता है तो उसी के लिए, मतलब मोस्ट डेंजरस का कोई जो है एक पैमाना नहीं है। अगर हम ये बात करें तो अगर पैमाना नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल का हम सेट भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो एक डिफाइन कलेक्शन होगा, उसी का सेट हम तैयार करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये कहा जाए, जैसे सपोज अब ये बोला जाए कि सपोज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, जो हम सेट पढ़ रहे हैं सेट का, तो उसका तो हम कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। हो सकता है 20 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, तो उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जिसके बारे में डिफाइन ही ना हो, उसका कोई पैमाना ना हो, उसको सेट में हम डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है जी, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। ठीक है जी, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट बेस्ट बैट्समैन नहीं हम देख सकते कौन से है। ठीक है, क्योंकि रीज़न ये है कि हम सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर को जानते हैं। हो सकता है डोमेस्टिक में या फिर जो लोकल लेवल पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर बैठे हों जो अपने आप में एक बेस्ट बैट्समैन हों। ठीक है जी, तो अगर हम कोई कलेक्शन तैयार करेंगे तो वो इंटरनेशनल प्लेयर में से लेकर चलेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता, एक्चुअल में नहीं पता कि हाँ भी और कितने होंगे, तो हम ये नहीं पता कर सकते इसको। ठीक है, तो ये भी एक सेट तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी वजह से यही कहा जाता है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी उसका हम कलेक्शन करेंगे उन ऑब्जेक्ट्स का, और उन ऑब्जेक्ट्स का जब हम कलेक्शन करेंगे तो क्या तैयार होगा, एक सेट तैयार होगा। ठीक है जी, तो सेट की डेफिनेशन आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसके अंदर भी ना, देखिए मैं आपके सामने और चीज़ें सामने रखता हूँ, कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, ये भी बात ध्यान रखें, क्योंकि मैंने आपको जो है फर्स्ट डेफिनेशन जब आपको बताई थी, इसमें यही बताई थी, द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। जैसे आप सपोज कोई वर्ड लिखते हैं, ध्यान से समझें, जैसे आप एक वर्ड लिखते हैं स्कूल। ठीक है जी, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो ओ जो है 2 बार आ रहा है। अगर इसका सेट तैयार किया जाए तो इसका मतलब हमें जो है जो अल्फ़ाबेट लेने हैं वो रिपीट नहीं करने हैं कोई भी नंबर को, तो ओ जो है 1 बार लिखा जाएगा अगर इसे सेट में जब लिखने लगोगे। ठीक है जी, तो ये जो कलेक्शन है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का बनेगा, मतलब रिपीटिशन इसमें हम अलाउड नहीं करेंगे, और अगर रिपीटिशन होती है तो वो एक समान ही समझा जाएगा
कि मतलब क्या है, अगर ओ 2 बार आ रहा है तो उसे यही समझा जाएगा कि ये दोनों सेम है। दोनों मतलब ये और जो रिपीटिशन वाला सेट आपने तैयार किया वो दोनों क्या है, सेम। ठीक है जी। और एक बात और ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि एस को पहले लिखें। हम सपोज करो अगर ऐसा लिखते HCSOL, तो भी जो है ये जो सेट है वो इसके इक्वल ही माना जाएगा। तो ये दोनों सेट जो है सेम है। ठीक है, अल्फ़ाबेट अगर आगे पीछे हो जाए तो कोई फ़र्क हमें इसमें नहीं पड़ता। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो सेट है, सेट की दो टाइप होती हैं। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, और जो दूसरी टाइप है हमारे पास उसका नेम है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना सीखेंगे और सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या होती है। ठीक है जी। तो अब देखा जाए कि रोस्टर फॉर्म है क्या। देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, जैसे अगर आप एलिमेंट लिख रहे हो, सपोज A E I O U, देखिए जितने भी एलिमेंट आपने लिखे हैं वो स्पष्ट तौर पे आपको सामने दिख रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट आपको विजिबल हैं। तो ये जो सेट है ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता, ध्यान दो, एक्स सच दैट, ये दो बिंदियां जो है सच दैट का साइन है, एक्स इज एन एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है जी। देखा जाए इस सेट का मीनिंग और इस सेट का मीनिंग दोनों का सेम है। ध्यान से देखो, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है जी, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इसमें जो है एलिमेंट विजिबल है आपको, लेकिन इसमें एलिमेंट विजिबल नहीं है। इसमें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है बात को बोला गया। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और इस तरह की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी। मैंने एक एग्जांपल और लिया था, जैसे सपोज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 3 5 7 9 लेस देन 10 है। ठीक है, इसी सेट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो क्या लिखा जाएगा, एक्स सच दैट, क्या होगा, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है जी। अब सेट बी को आप पढ़ के देख लो, दोनों साइड सेट बी को, इसको ही पढ़ के देख लो और इसको ही पढ़ के देख लो, दोनों का मीनिंग सेम है। बस क्या है कि एक स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है। ठीक है जी। और यहाँ पे एलिमेंट सारे के सारे आपको विजिबल है। तो इस तरह की जो फॉर्म कहलाती है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। और इस तरह की फॉर्म हमारे पास क्या कहलाती है, रोस्टर फॉर्म। तो आई होप आपको दोनों टाइप समझ आई होंगी। सिलेबस की शुरुआत मैंने की है। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो मैं लगातार वीडियो आपके सामने रखूँगा और सिलेबस +1 का एनसीईआरटी का कंप्लीट करवाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ कोशिश करूँगा कि अगर एग्जाम्पल करवा पाया तो उसी में, अदरवाइज उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूँगा। ठीक है जी। अगर आप वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।